सबको सादर नमस्कार। साथियों, हम इस कार्यक्रम में हमारी जो नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा नीति में क्या है, उसके लक्ष्य क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका आधार क्या है, उसके जितने भी विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं, हम संक्षेप में उनकी चर्चा करेंगे। यह तो बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा अपने आप में किसी भी व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वैश्विक स्तर पर इसके महत्व को आंका जाता है। यह मनुष्य का एक अधिकार है, जिसे हम मानव अधिकार भी कहते हैं। हम देखते हैं, हमारे राष्ट्र में 1947 के बाद अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का एक निरंतर विकासात्मक रूप आया है। लेकिन यह भी इतना ही स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा का परिदृश्य बहुत पुराना है और बहुत अधिक विकसित है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कितने सूक्ष्मता के साथ भारत में शिक्षा पर विचार किया गया था। और मैं तो कई बार यह कहता हूँ, सच्चाई तो यह है, आज हम जब शिक्षा की चर्चा करते हैं तो वह पुरातन शिक्षा का जो स्वरूप था उससे आगे नहीं बढ़ पाती है। विषय नए हो सकते हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप सूक्ष्मता से उस समय देखा गया था, वो आज मुझे अनेकों बार दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि इस शिक्षा नीति ने भी उसे अपना एक आधार बनाया है। हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। इस सत्र में हम मुख्यतः शिक्षा नीति का एक परिचय प्राप्त करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आपने यह सुना होगा कि यह शिक्षा नीति जो लगभग 1 मास पूर्व घोषित हुई है, 34 वर्ष के बाद आई है। पहली शिक्षा नीति सन 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति सन 1986 में, पुनः जिसका संशोधन सन 1992 में किया गया, जिसका आधार 1990 का एक प्रतिवेदन था जो आचार्य राममूर्ति समिति के नाम से प्रसिद्ध था। और फिर एक विशिष्ट घटना 2009 में घटती है। भारत में एक शिक्षा अधिकार नियम आता है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में। लेकिन उसके लिए सन 2002 में 86वां संशोधन संविधान में किया गया था, और जिसका आधार सन 1994 में एक उन्नीकृष्णनवाद में आया था। और मुझे लगता है कि उसके आधार पर ही यह संशोधन हुआ था। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ये बातें कुछ विस्तार से आगे आएंगी। संक्षेप में मैंने थोड़ा सा संकेत आपको दिया है। अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020 की, अपने आप में यह एक अद्भुत शिक्षा नीति है, ऐसा मैं कहूँगा तो संभवतः कोई अतिशयोक्ति न होगी। बहुत काल से शिक्षा पर, विशेष रूप से वर्तमान शिक्षा पर, अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं। इस शिक्षा नीति ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर क्रियान्वयन की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से दिया है। यह हम अच्छी तरह से बाद में समझने का प्रयास करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस बारे में भी विचार करते हैं कि अंततः शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया क्या रहती है। अत्यंत संक्षेप में यह स्पष्ट है कि समाज परिवर्तित होता रहता है। परिणामतः समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं। उस दृष्टि से व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती हैं और व्यक्ति की भूमिका भी बदलती है।
यह परिवर्तन विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है। संविधान के अंतर्गत भी ये परिवर्तन आते हैं और एक सामाजिक व्यवहार में भी अंतर आते रहते हैं, और इन व्यवहारों में जो परिवर्तन का स्वरूप है उसे शिक्षा बहुत सूक्ष्मता के साथ देखते हुए अपने आप को परिवर्तित करने के लिए एक संकेत सा देती है। मुझे ध्यान में आता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने एक बहुत बड़े विकास का प्रश्न था और विकास के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य थी। परिणाम यह बना, संविधान के निर्माण से पहले ही सन 1948-49 में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, माननीय डॉक्टर राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में। उन्होंने शोध की चर्चा की थी, अनुसंधान की चर्चा की थी, ज्ञान निर्माण की चर्चा की थी, और फिर उसी के आधार पर हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा का स्वरूप भी निश्चित होता चला गया। बहुत परिवर्तन आए वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन इस आयोग ने एक आधार दिया था। सन 1950 में जब भारत का संविधान निर्मित होता है तो उस संविधान में विभिन्न प्रकार की बातें कही गई। हम प्रजातांत्रिक राष्ट्र से संबद्ध हो गए। फिर परिवर्तन में समाजवादी शब्द भी उसमें जोड़ा गया। इस संविधान की उद्देशिका में 4 मूल्य गिनाए गए: न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इन चारों को प्राप्त करना संपूर्ण संविधान का एक लक्ष्य बन गया। स्वाभाविक है, उसे कैसे पाया जाएगा? शिक्षा एक साधन के रूप में कार्य करेगी, और प्रजातंत्रात्मक होने के नाते हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। तो केवल एक संकेत लेते हैं कि संविधान में 19वां अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ गया। हाँ, वहां परंतुक बहुत हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता उस रूप में नहीं आती है, राष्ट्र का संदर्भ भी लेना पड़ता है, और स्वाभाविक है शिक्षा ही सिखाएगी कि हमारी अभिव्यक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। मैंने एक बहुत स्थूल उदाहरण आपके सामने रखा है। इसी पर आधारित होकर सन 1952-53 में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। उस आयोग में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को महत्व दिया गया था। यह आयोग मुदालियर आयोग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी चर्चा बाद में आएगी, केवल एक संकेत दिया है। प्रजातंत्रात्मक होने के नाते हर व्यक्ति को यदि अभिव्यक्ति का अधिकार है, और मैंने कहा कि अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का एक भाषिक दृष्टि से अभिव्यक्ति का अवसर देता है, तो लेकिन अभिव्यक्ति के अन्य भी साधन हो सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं एक मुख्य बिंदु बनता है, और माध्यमिक आयोग का एक बहुत बड़ा योगदान पाठ्य सहगामी क्रियाओं से जुड़ गया। इस प्रकार से अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। धीरे धीरे ऐसा अनुभूत किया जाने लगा कि राष्ट्र में विज्ञान के महत्व को पहचाना जाना चाहिए। अनेकों घटनाएं घटती रहीं। राष्ट्र को 2 युद्ध के विभीषिका को भी देखना पड़ा। परिणामतः लगने लगा शिक्षा में परिवर्तन किया जाना चाहिए। विज्ञान को महत्व देने की दृष्टि से एक आयोग की स्थापना की गई सन 1964 में, जिसका प्रतिवेदन 1966 में आता है, और वो कोठारी आयोग के नाम से आता है क्योंकि उस समय एक वैज्ञानिक प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जी थे। उन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वैज्ञानिक थे तो विज्ञान को महत्व दिया जाएगा, लेकिन मानव मूल्यों की भी आवश्यकता है। वे गांधीवादी दृष्टिकोण के थे, अतः गांधीवादी दृष्टिकोण भी चाहिए था। इस दृष्टि से उन्हें जब आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने संपूर्ण शिक्षा का अवलोकन किया। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा
अनुसंधान की भी चर्चाएं की, शिक्षक शिक्षा की भी चर्चा की, अर्थात जितने भी शिक्षा संबंधी आयाम हो सकते हैं उन सभी आयामों की चर्चा उस आयोग में की गई। उसी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही सन 1968 की पहली शिक्षा नीति आई थी, अर्थात स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष के पश्चात हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आती है। इस आयोग के प्रतिवेदन का नाम बहुत ही अद्भुत है, राष्ट्रीय विकास और शिक्षा, जिसका अर्थ यह बनता है शिक्षा राष्ट्र के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसमें ही 10+2 की संरचना हमारे सामने आई। इसी के द्वारा ही कार्य अनुभव, जिसे हम प्रायः वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं, और अब SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसका रूप बदला बाद में, उसकी चर्चा भी उसी ने की थी। उसी नीति ने त्रिभाषा सूत्र का भी प्रश्न उठाया था कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, और उसका भी कारण बहुत स्पष्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में राजभाषा और सह राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को स्थान प्राप्त है। 350A में मातृभाषा की चर्चा की गई है। इसका अर्थ है बच्चे को मातृभाषा आनी चाहिए, बच्चे को राजभाषा की दृष्टि से हिंदी भी आनी चाहिए, और सह राजभाषा की दृष्टि से अंग्रेजी को भी स्थान दिया गया। ये 3 भाषाएं हमारे सामने आती हैं। इसी को भिन्न प्रकार से त्रिभाषा सूत्र के रूप में रखा। जब हम त्रिभाषा सूत्र की चर्चा करेंगे तब इसे और अधिक स्पष्ट किया जाएगा। इसी नीति के माध्यम से शिक्षा को एक गति प्रदान की गई। धीरे धीरे समाज फिर बदलता है, अनेक प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और सन 1976 का वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष बन जाता है, जिसमें फिर संविधान में संशोधन किया गया, हमारे मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, और शिक्षा की दृष्टि से विशेष परिवर्तन यह रहा कि शिक्षा पहले राज्य सूची पर थी, अब उसे समवर्ती सूची पर लाया गया, जिसका एक बहुत अधिक स्पष्ट निहितार्थ है कि शिक्षा का पूरा एक परिदृश्य परिवर्तित होने के लिए तैयार था। परिस्थितियां इस प्रकार से बढ़ती रहती हैं। सन 1985 में आकर मुझे ध्यान आता है, एक नारा प्रसिद्ध होता है, हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। उस 21वीं सदी की ओर बढ़ने की दृष्टि से तकनीकी विकास की चर्चा उठी। फिर सोचा गया 21वीं सदी के लिए शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। उस दृष्टि से शिक्षा की चुनौती, चैलेंज टू एजुकेशन नामक एक प्रतिवेदन आया था। उस प्रतिवेदन के आधार पर दूसरी शिक्षा नीति सन 1986 में हमारे सम्मुख आती है, जिसमें समता को विशेष महत्व दिया गया, तकनीकी विकास को अधिक महत्व दिया गया, व्यवसायीकरण की चर्चा उठी, लेकिन बहुत अधिक स्वरूप वह नहीं ले पाया जिसे बाद में सन 1992 में संशोधन के द्वारा पुनः लाया गया। इस प्रकार से अनेक बिंदु सन 1986 की नीति ने जोड़े। हाँ, भाषा में कोई अंतर नहीं किया, त्रिभाषा सूत्र को ही चलाया। प्रारंभ बहुत सुंदर है उसका, कभी अवसर मिले तो उसे पढ़िएगा। धीरे धीरे स्थितियां फिर बढ़ती हैं। सन 1990 में शिक्षा नीति पर पुनरीक्षा का एक प्रश्न उठता है। एक गांधी जी से संबद्ध विचारधारा के चिंतक थे आचार्य राममूर्ति जी। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था। उस समिति के द्वारा बहुत से परामर्श दिए गए।
साथियों, उस समिति के प्रतिवेदन का नाम बहुत ही सुंदर है, जो अपने आप में शिक्षा के लक्ष्य को स्पष्ट करता है। उस प्रतिवेदन का नाम था सजग मानवीय समाज की ओर, टुवर्ड्स ह्यूमेन एनलाइटन सोसाइटी। इसका निहितार्थ यह है, शिक्षा व्यक्ति को सजग बनाए, जागरूक बनाए, वह भिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सके, वो समाज का अभिन्न अंग बन सके। यदि सार रूप में कहूँ, वह विभिन्न घटनाओं में हस्तक्षेप कर सके। शिक्षा व्यक्ति को हस्तक्षेप करने के योग्य बनाए, यह उस शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा संदेश, प्रतिवेदन का कह सकता हूँ। नीति तो अब आई है तीसरी। और समाज ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रकाश युक्त होगा, इसलिए कहा सजग मानवीय समाज की ओर। मानवता से युक्त जो प्रकाश है समाज के पास, शिक्षा इस प्रकार के समाज का निर्माण करे। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पर आधारित होकर हमारी जो द्वितीय शिक्षा नीति थी 1986 की, सन 1992 में उसका फिर पुनर्संशोधन होता है, जिसमें व्यवसायीकरण को अधिक महत्व दिया गया और भी बहुत से संशोधन उसमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से चलते हुए एक ऐसा वर्ष आता है जिसे हम प्रायः 1993-94 के वर्ष के रूप में ले सकते हैं, जब आंध्र प्रदेश के एक नागरिक के द्वारा कैपिटेशन फीस को लेकर न्यायालय में एक वाद किया गया। बाद में वह उच्चतम न्यायालय में आता है। वहां दावा किया गया कि शिक्षा मेरा मौलिक अधिकार है। संभवतः हम परिचित होंगे कि संविधान की दृष्टि से शिक्षा का स्थान 45वें अनुच्छेद में था, जिसका अर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात राज्य सभी के लिए शिक्षा देगा, लेकिन यदि नहीं दे पाता है तो हम राज्य को बहुत अधिक आक्षेपित नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लिया जाए, ऐसा उस वाद में कहा गया। न्यायालय ने पूरी बात सुनी। पहले तो उसने भी कहा कि 45वां अनुच्छेद मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए यह अनुभूत किया जाने लगा, वस्तुतः शिक्षा मौलिक अधिकार ही है, जीवन के साथ इसका गहरा संबंध है। अतः संविधान के संशोधन का प्रश्न उठा और 2002 में संविधान में 86वां संशोधन होता है और उसके अनुसार शिक्षा अनुच्छेद 45 से अनुच्छेद 21 अ बन जाता है। 21 जीवन का संरक्षण है, 21A शिक्षा की चर्चा है, अर्थात जीवन के लिए शिक्षा एक साधन है, ऐसा साधन है जिसके बिना जीवन को गौरवशाली जीवन नहीं बनाया जा सकता। ऐसा संकेत उस वाद के निर्णय के द्वारा आता है। फिर जिसके आधार पर हमारा आवश्यक निशुल्क शिक्षा का अधिनियम बनता है, जो 2009 में हमारे समक्ष आता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे शिक्षा में भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहे, समाज किस प्रकार से शिक्षा की विभिन्न प्रकार की आवश्यकता को अनुभूत करता रहा। बीच में और बहुत सी घटनाएं घटी हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि शिक्षा अपने आप में एक ऐसा विषय बनकर हमारे सामने उभरा जो निरंतर परिवर्तन चाहता है। एक परिवर्तन की ओर आपको संकेत देना चाहूंगा, आपका ध्यान लेना चाहूंगा। सन 2005 में एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आती है, जिसे हम NCF 2005 कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कई दृष्टियों से यह अद्भुत है, जिसकी चर्चा हम बाद में थोड़ी सी और करेंगे। इसने कहा बच्चा जो है वह
अपने आप में रचनात्मकता का प्रतीक है। भाषा के माध्यम से वो भिन्न प्रकार की रचनाएं कर सकता है। अभी तक शिक्षा महाविद्यालयों में जो चर्चा होती थी, एक व्यवहारवादी, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से होती थी कि बच्चा मानो कोरी सलेट है, जिसे एक संकेत के द्वारा कहा जाता था टेबुला रसा, TAUBLARASA, यानी क्लीन स्लेट। वो कोरी स्लेट है, लेकिन इसने कहा वो कोरी स्लेट नहीं है। हमारे प्राचीन भारत में तो अनेकशा कहा गया है, वो कोरी स्लेट नहीं है। जब हम प्राचीन भारत की चर्चा करेंगे तब इस पर हम विचार मंथन थोड़ा गहराई से भी करेंगे। इस प्रकार से 2009 में हमारा जो अधिनियम बनता है, अब उसकी भी सीमाएं दिखने लगी। यद्यपि माना जाता है 10-15 वर्ष के भीतर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जानी चाहिए। 18 वर्ष भी लोग कहते हैं, 20 वर्ष भी कहते हैं, लेकिन उसका पुनरीक्षण होते रहना चाहिए। परंतु जैसा संकेत दिया गया सन 1996, जिसका बाद में संशोधन 92 में हुआ, बाद में शिक्षा नीति का प्रश्न उठाया गया लेकिन नहीं आई। अब 34 वर्ष के पश्चात यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आती है, जिसकी हम चर्चा अब करेंगे। इस नूतन शिक्षा नीति के समक्ष क्या लक्ष्य थे, क्या मुद्दे थे, किन बातों को लेकर इसने महत्व दिया है, हम अब इस विषय में थोड़ा सा जानेंगे। किसी भी विषय को समझने के लिए यह अनिवार्य होता है कि उसकी प्रस्तावना को देखा जाए। हम अब इसकी प्रस्तावना के कुछ भाग की ओर देखते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि देश के विभिन्न भागों से मिली विभिन्न असंख्य प्रतिक्रियाएं प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, रुचि और उत्साह का दिग्दर्शन कराती है। अर्थात लोगों की रुचि शिक्षा में कितनी है, यह एक संकेत हमें प्राप्त होता है। और यह भी स्पष्ट करती है कि बहुत गहरे, बहुआयामी तथा व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने हमारे सामने रखा है। साथ ही यह भी माना गया कि संपूर्ण विश्व सहित भारत में हो रहे सामाजिक एवं परिणाम स्वरूप शैक्षिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में इस शिक्षा नीति को दूरगामी परिणाम छोड़ने चाहिए। 3 बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो समाज स्वयं शिक्षा में परिवर्तन चाहता है, उसके प्रति उनका उत्साह भी है, उनकी अभिवृत्ति भी है। वे पगे पगे देख रहे हैं कब परिवर्तन होगा। जिस समय इस शिक्षा नीति का प्रथम प्रारूप बनाकर लोगों के सामने रखा गया और नीचे के स्तर तक जाया गया, पंचायतों से भी नीचे, कि वे अपना अभिमत दे सकें, लाखों प्रतिक्रियाएं इस शिक्षा नीति के बारे में प्राप्त हुई, जो समाज की शिक्षा के प्रति सजगता का प्रतीक है। फिर दूसरा बिंदु परिवर्तन का है। समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के 2 भाग हैं, अनेक भाग हो सकते हैं, लेकिन 2 मुख्य भाग मैं ले रहा हूं। एक जैसे भारत जैसा देश और संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो एक संचार क्रांति के द्वारा बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई देता है। स्वाभाविक है उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ेगा और आजकल हम इसका अनुभव ले भी रहे हैं। सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में भी अंतर आया है। एक भविष्य का अद्भुत रूप हमारे सामने आता है। स्वाभाविक है शिक्षा को, मनुष्यों को, राष्ट्र के वासियों को, विश्व के नागरिकों को उसकी ओर देखना सिखाना होगा और यह कार्य शिक्षा के रूप में, उसके दायित्वों के रूप में आता है।
तीसरा बिंदु इसमें यह उभरता है कि यह शिक्षा नीति केवल तात्कालिकता के साथ नहीं जुड़ी है। समाज तो निरंतर परिवर्तनशील रहेगा ही, और फिर शिक्षा आयोग की शिक्षा नीतियों का निर्माण समीक्षा की जा सकती है, लेकिन बहुत शीघ्रता से नहीं बनती हैं। एक स्थायित्व चाहिए, अतः दूरगामी परिणाम होने चाहिए। इस दृष्टि से इस नीति के समक्ष ये कुछ बिंदु थे जिन्हें आधार देकर उन्होंने इसका निर्माण किया, और फिर एक विजन रखा, एक दृष्टिकोण रखा कि हम किन बिंदुओं को लेकर आगे चल रहे हैं। साथियों, यह नीति बहुत स्पष्ट रूप से उद्घोषित करती है कि शिक्षा मनुष्य का अधिकार है। हम जानते हैं वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में वैश्विक संगठन ने पहले सन 1948 में और बाद में उसमें परिवर्तन भी आते रहे, मानव अधिकारों की चर्चा की है। मानव अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा को महत्व दिया गया और उसका एक यह मानवीय अधिकार माना गया। इसलिए स्वीकार किया जाता रहा कि विश्व के प्रत्येक नागरिक के साथ शिक्षा की चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन हम देखते थे, मैंने जैसा संकेत दिया था, अनुच्छेद 45 था, परिणामतः अनेक बच्चे बाहर रह जाते हैं, अनेक प्रौढ़ लोग भी बाहर रह जाते हैं। अतः शिक्षा को ऐसा स्वरूप देना होगा सब व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंच सके। यही कारण है सन 1986 के बाद दूरस्थ शिक्षा का एक प्रचार प्रसार किया गया। हमारे राष्ट्र में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय बनाने के पीछे के बहुत बड़ा कारण था, और भी बहुत से राज्यों में मुक्त शिक्षा अर्थात जिसे हम दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं, आजकल उसके भी रूप बदले हैं, उसके प्रचार प्रसार का प्रश्न उठाया गया था, ताकि जो प्रतिदिन नहीं आ पा रहे हैं, शिक्षा उन तक भी किसी न किसी रूप में पहुंच जाए। सन 1996 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के आयोग का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष डेलास जी थे, और उनका प्रतिवेदन डेलास कमीशन रिपोर्ट के रूप में आता है। भारत की ओर से डॉक्टर कर्ण सिंह उसमें गए थे। बहुत सुंदर और लंबी चर्चाएं उसके प्रतिवेदन में दिखाई देती हैं, लेकिन 4 मुख्य बातें आधार के रूप में आई। उन्होंने कहा, शिक्षा के 4 आधारभूत स्तंभ हैं। अंततः शिक्षा क्यों हो, इसके 4 लक्ष्य हमारे सामने रखे अथवा स्तंभ रखे। लेकिन इस प्रतिवेदन का नाम भी बहुत अद्भुत था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, अंतःनिष्ठ अधिगम। यह संकेत प्राचीन भारत की ओर हमें ले जाता है। हमने सदैव कहा है कि भीतर ही विद्यमान रहता है, जिसकी चर्चा हम आगे थोड़ी सी कोशीय रूप में करेंगे। 5 कोशों का विकास, उस दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। इन्होंने जो 4 स्तंभ रखे, वे 4 स्तंभ इस प्रकार से हैं। पहले कहा, लर्निंग टू नो, ज्ञान हेतु शिक्षा। किस लिए सीखना? ज्ञान प्राप्ति के लिए। प्राचीन भारत का तो संकेत रहा कि ज्ञान ही मनुष्य का आधारभूत लक्ष्य है। ज्ञान के समान कुछ और पवित्र नहीं है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते। जब तक जिए ज्ञान प्राप्त करता हुआ जिए। हमारे गायत्री मंत्र में प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का अर्थ यही है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यदि कर्म नहीं हो तो केवल सैद्धांतिकता से कार्य नहीं चलेगा। इसलिए इस आयोग ने दूसरा सिद्धांत दिया, लर्निंग टू डू। ज्ञान हेतु शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन अब उस ज्ञान को व्यावहारिकता में ढालिए, इसलिए कर्म हेतु शिक्षा, जिसे हम प्रायः कर्मण्येवाधिकार
सत्य की चर्चा के रूप में देखते हैं, ज्ञानम भारः क्रियाम के रूप में देखते हैं। इसकी चर्चा फिर जब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के रूप में करेंगे तो वहां आएंगे। फिर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई जो आज की अत्यधिक आवश्यकता दिखाई दे रही है। दूरियां बड़ी हैं, शिक्षा भी दूरस्थ हुई है, यद्यपि हम पास आते हैं उसके, लेकिन दूरियां बड़ी हैं। आप कह सकते हैं कि मोबाइल के आ जाने से समीपताएं, मैं कहूँगा समीपताएं नहीं, दूरियां ही बड़ी हैं, मिलना बंद हो गया है। बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं। हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने तक सीमित हो गया है, अपने समाज से कटने लगा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा गया, लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। यह मुझे कथन प्राचीन भारत का संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम की ओर ले जाता है। ऋग्वेद का यह मंत्र है, सामंजस्य सूक्त का। और फिर चतुर्थ सोपान बताया, चतुर्थ स्तंभ बताया, द फोर्थ पिलर उन्होंने कहा, लर्निंग टू बी, होने के लिए, यानी मनुष्य बनने के लिए शिक्षा। उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो शिक्षा इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य बने। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने प्रस्तावना के अंतर्गत, अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, हमने अपनी इस शिक्षा नीति के निर्माण में वैश्विक स्तर पर इस प्रतिवेदन का भी आधार लिया है और इन 4 स्तंभों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा नीति मनुष्य के, राष्ट्रवासियों के, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की चर्चा करती है। सर्वांगीण से अभिप्राय है व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति का बौद्धिक विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का भावात्मक विकास, अब आध्यात्मिक विकास की भी चर्चा की जाने लगी है, जिसे हम आध्यात्मिक में स्पिरिचुअल कोशेंट SQ के नाम से कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिकी प्रक्रिया का रूप वह लेने लगती है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नूतन शिक्षा नीति आई है, वह इस ओर संकेत देती है, हमने अपने निर्माण में मनुष्य के सर्वांगीण विकास को, भारतवासियों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देने का प्रयास किया है। युवा वर्ग की चर्चा करते हुए भी आगे कुछ और भी कहते हैं, हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा, आखिर शिक्षा किस रूप में होनी चाहिए? यह केवल एक सैद्धांतिकता नहीं है, सिद्धांत तो होंगे, लेकिन सिद्धांत को व्यावहारिकता का रूप कैसे दिया जाए, इस दृष्टि से कुछ बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग यह नीति करती है। स्वायत्तता, निर्णय और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की क्षमता का विकास, स्मृति, तर्क, सौंदर्यबोध, शारीरिक क्षमता, संचार कौशलों की अपेक्षा सामाजिक एवं भावात्मक दक्षता, इन लक्ष्यों को लेकर वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। प्रक्रिया में तो और बहुत सारी बातें आएंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने इस नीति के निर्माण के समय, जहां 1996 के डेलार्स आयोग के उन 4 आधारों को लिया है, वहीं हमने भारत की विरासत जो है, उसमें जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत हैं, उनका भी आश्रय लिया है। यद्यपि उसकी हम चर्चा दीर्घ में करेंगे, संकेत केवल देता हूं। भारत में, प्राचीन भारत में शिक्षा का यदि मूल अर्थ देखते हैं तो वह भाषा से संबद्ध है, जिसका एक संकेत है कि अगर भाषा पर अधिकार नहीं होगा तो संभवतः व्यक्ति अपने आगे के जीवन में शिक्षा को प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा। इसलिए इस वर्तमान शिक्षा नीति ने जो एक परिवर्तन किया है, जिसकी चर्चा हम करेंगे, वह है विद्यालय पूर्व की शिक्षा और विद्यालय प्राप्त होने के पश्चात 2 वर्ष, अर्थात पहले 3 वर्ष फिर 2 वर्ष द्वितीय कक्षा तक
आधारभूत साक्षरता का प्रश्न उठाया है, अर्थात विद्यार्थी बच्चा भाषा के माध्यम से अपने परिवार के साथ आंगनवाड़ियों में, बालवाड़ियों में शिक्षा के नाम पर भाषा के ज्ञान को, भाषा में प्रवीणता को प्राप्त करे, और उसी के साथ मस्तिष्क के विकास की भी चर्चा है। तो वहाँ उन्होंने गणित का प्रश्न उठाया है जो तार्किक विकास में सहायता करता है। इसी प्रकार से सर्वांगीण विकास की संकल्पना में पंचकोशीय विकास की चर्चा वहाँ होती है। तो इस प्रकार से भारत की विरासत में, भारत के प्राचीन दर्शन में, भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा में जो इतने बिंदु दिए गए हैं, वर्तमान शिक्षा नीति उन्हें अपना आधार बनाती है। ठीक इसी तरह से इस शिक्षा नीति का मानना है, हमने स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी पूर्व शिक्षा नीतियां, प्रतिवेदन, आयोग आदि हैं, उनका भी आशय लिया है, जिसकी मैंने चर्चा आपके साथ प्रारंभ में की। चाहे वह 1948 का विश्वविद्यालय आयोग आदि था, उन सब की चर्चा मैंने की, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हमने उन सब का भी योगदान लिया है। इन्होंने यह भी कहा है, हमने विश्व के जितनी भी विभिन्न परंपराएं हैं शिक्षा की, या शिक्षा के लक्ष्य हैं जो यूनेस्को द्वारा तैयार किए गए हैं अथवा अन्य संस्थाओं के द्वारा तैयार किए गए हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबद्ध है अथवा अन्य बिंदु से, जिसे आजकल हम स्थायित्व की दृष्टि से, स्थायी विकास की दृष्टि से कहते हैं, जिसकी विशेष चर्चा की गई है, हम उसकी बाद में फिर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन उन उद्देश्यों को भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपना आधार बनाया है। इनका यह भी कहना है, हम एक ऐसी शिक्षा बनाना चाहते हैं जिसमें विभिन्न विषयों का एकीकरण हो जाए, अंग्रेजी में जिसके लिए इंटीग्रेशन शब्द आता है। एकीकरण होगा, लेकिन एक लचीला दृष्टिकोण भी होगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार से एकीकरण और लचीलेपन के दृष्टिकोण का प्रश्न भी इसने उठाया है। यह शिक्षा नीति अपने लक्ष्यों के अंतर्गत संकेत देती चलती है कि हम इस नीति के निर्माण के समय किन बातों को अपने सामने रख रहे हैं, क्या दृष्टिकोण हमारा रहा है। तो उसके अंतर्गत कुछ विषय उन्होंने स्पष्ट किए हैं, जैसे भारत की विरासत की देन, अर्थात भारत में जो शिक्षा की एक लंबी परंपरा रही है, शिक्षा के बारे में जो विभिन्न प्रकार के बिंदु उपलब्ध होते हैं, यदि हम उन बिंदुओं को देखते हैं तो वे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षण पद्धतियों के बारे में एक बहुत लंबी परंपरा के रूप में हमें बहुत सी बातें बताती हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और यह शिक्षा नीति उन बिंदुओं को भी अपना आधार बना रही है। साथ ही यह नीति कहती है, जो पूर्व की नीतियां बनी हैं, यद्यपि यहां नीति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम यह भी कह सकते हैं जो पूर्व के आयोगों, नीतियों, समितियों आदि के विभिन्न प्रकार के कथ्य रहे हैं, जो वे कहना चाहते थे, जो उन्होंने कहा है, अनुमोदन रहे हैं, हमने उनकी ओर भी ध्यान दिया है। उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका अनुगमन किया जाना चाहिए। इस नीति का यह भी मानना है कि वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक संस्थाओं ने, संगठनों ने, विशेष रूप से यूनेस्को और यूएनओ ने जो विभिन्न प्रकार के वैश्विक लक्ष्यों का निर्धारण किया है, क्योंकि अंततः आज व्यक्ति इन दूर संचारी साधनों के कारण एक संपूर्ण विश्व का नागरिक बन गया है। हम जानते हैं वैश्विक आधार पर भी न्यायालय का संगठन किया गया है, जिसमें मानव अधिकारों की चर्चा होती है।
विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, मानव निर्मित आपदाएं भी आती हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने कुछ अनुभव किया। उसके आधार पर कैसे मानव का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, उसके सुरक्षा के उपाय किए जाएं, ताकि भिन्न प्रकार के युद्ध आदि नहीं हो, मानव का हनन नहीं हो। इस प्रकार से बहुत सी बातें कही गई हैं, की गई हैं। संगठनों ने विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण किया है, और जैसा मैंने स्पष्ट किया कि हम केवल अपने राष्ट्र के नहीं, विश्व के भी नागरिक हैं। इस दृष्टि से इस शिक्षा नीति का मानना है, वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी हमने इस शिक्षा नीति के निर्माण के समय ध्यान दिया है। फिर इसका कहना है कि बदलते समाज में अब सब एकीकरण दिखाई देता है, विषयों का भी एकीकरण है। स्पष्ट है, विज्ञान पढ़ाते हुए हम भाषाओं को नहीं छोड़ सकते हैं। विज्ञान का पाठ तो भाषाओं के माध्यम से ही आएगा। भाषा पर अधिकार नहीं है तो कैसे विज्ञान समझा जाएगा? और विज्ञान के पाठों में अनेक बिंदु तभी स्पष्ट हो पाते हैं यदि भाषा पर अधिकार है। ठीक किसी तरह से भाषा की पुस्तकों में अनेकानेक वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आते हैं। हम कैसे इतिहास को इन विषयों से अलग कर सकते हैं, कैसे संगीत को अलग कर सकते हैं, कैसे मनुष्य की भावनाओं को अलग कर सकते हैं। विज्ञान के पाठों में आरेख देते समय कैसे हम चित्रकलाओं को इनसे अलग कर सकते हैं। सभी विषयों का परस्पर योगदान है। लगता है एक सरलता के कारण इन्हें अलग अलग खंडों में बांटा गया, लेकिन संभवतः बल्कि निश्चित रूप से ही ये सभी मनुष्य के पक्ष हैं। अगर मनुष्य के ही पक्ष हैं तो स्वाभाविक है उनका एकीकरण होना चाहिए। इसलिए कहा एकीकृत, इंटीग्रेशन हमने ध्यान रखा है। हाँ, लचीला दृष्टिकोण भी उसके अंतर्गत रखा है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत विशेष रूप से कहा गया लिबरल आर्ट कलात्मक है, स्वतंत्रता है। बहुत चर्चा उसकी आई है। जब हम उसकी चर्चा करेंगे, लिबरल आर्ट पर बहुत महत्वपूर्ण सामग्री इसमें उपलब्ध की गई है। उसके प्रति दृष्टिकोण भी हमारा रहे, ऐसा भी इस नीति का मानना है। क्योंकि लिबरल आर्ट मनुष्य को मनुष्यता के रूप में देखती है। लिबरल आर्ट सबको इकट्ठा करने का प्रश्न उठाती है, संयोजन का प्रश्न उठाती है, वियोजन का प्रश्न नहीं उठाती है, एकीकरण का प्रश्न उठाती है। कलात्मकता, भावात्मकता उसी के अंतर्गत आता है, मानवीयता उसी के अंतर्गत आ जाती है। तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह नीति एक मानवीय दृष्टिकोण को अपने सामने रख रही है। और लिबरल आर्ट कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य को मनुष्यता के रूप में देखने का प्रयास करना, जिसकी चर्चा मैंने आपके समक्ष रखी। 1990 का सजग मानवीय समाज की ओर शिक्षा का लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाए, यह लिबरल आर्ट का ही एक बहुत बड़ा संकेतक है। इस नीति ने उस ओर विशेष ध्यान दिया है और इसकी दीर्घ चर्चा हमें दिखाई देती है, जो हम संक्षेप में आगे देखेंगे। मैंने संकेत दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहला आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था और उसका कारण बताया था अनुसंधान। यह नीति भी अनुसंधान की चर्चा विशेष रूप से कर रही है। यह कुछ और आगे जाकर कहती है, औपचारिक तौर पर भारत में एक अनुसंधान प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाना चाहिए। NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान। यदि मैं प्राचीन भारत की ओर जाता हूं तो तैत्तिरीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में शिक्षा के स्वरूप को प्रकट किया गया है। थोड़ा हमें संकेत लेना चाहिए। मैंने कहा था कि भारत में शिक्षा का अर्थ मूलतः भाषा शिक्षा है, और शिक्षा जिसे आज हम लेते हैं, जिस अर्थ में लेते हैं, तो वहां विद्या शब्द
प्रचलित है। विद्या का प्रयोग किया गया और विद्या के अनेकों श्लोक हमने अपने बाल्यकाल में पढ़े भी होंगे। यहां तक कह दिया गया विद्या राजसु पूजिता। न जाने कितनी बातें इस विद्या के साथ जुड़ी हुई हैं। तो तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षावल्ली में विद्या की चर्चा करते हैं और वहां इस प्रक्रिया में 4 तत्वों को लेते हैं। पहले कहा आचार्य पूर्व रूपम। पूर्व रूप आचार्य है जिसके माध्यम से शिक्षा का आदान प्रदान होगा। केवल प्रदान नहीं, आदान प्रदान होगा। उसका उदाहरण आचार्य स्वयं देगा। आचार्य का अर्थ भी अपने अलग अर्थ को लिए हुए है, जो आचरण के द्वारा आता है, जो केवल ज्ञानात्मक नहीं व्यवहार को बताता है। आचार्यो पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम। अंतेवासी का अर्थ है विद्यार्थी, क्योंकि वह अपने गुरु के पास, आचार्य के पास रहकर घर के सदस्य के रूप में गुरुकुल में पढ़ता था। एक अन्य अर्थ भी है जो गहरा अर्थ है, जो उपनिषदों में फिर आता है कि कोई भी आचार्य बच्चे को 3 दिवस तक अपने गर्भ में रखता था। वहाँ उसका अर्थ यह था कि उसके आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दुखों को दूर करता था, उन्हें संरक्षण प्रदान करता था। लंबी गाथाएं हैं। फिर अगला शब्द बहुत सुंदर है जिसके लिए मैंने इस बात को कहा, विद्या संधि। विद्या दोनों को जोड़ती है, लेकिन पद्धति क्या हो? बहुत ही सुंदर कहा, प्रवचनम संधानम। संधान है वो, ये अनुसंधान शब्द उसी से बना है। संवाद के द्वारा समस्या आती है तो उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। वो संधान तब कहा गया था प्राचीन भारत में, इसलिए इस नीति को कहना पड़ा। हमने अपनी प्राचीन विरासत की चर्चा की है, वहां से बहुत कुछ लिया है। शिक्षण पद्धति एक अनुसंधान के रूप में हो। यदि मैं थोड़ा और गहराई से जाऊं, अनुसंधान के लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, पद्धतियां बताई गई हैं। न्यायशास्त्र पूरा इसी की चर्चा करता है। यहां तक कि आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की तंत्र युक्तियों की चर्चा की गई है। अर्थ कैसे ग्रहण किया जाए, उसका अर्थ यह भी है कैसे अर्थ प्राप्त करने के लिए संधान किया जाए। प्रवचनम संधानम, इस नीति का भी कहना यही है। हम उच्च शिक्षा के स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे, और ये कहा गया है हम एक प्रतिष्ठान का निर्माण करेंगे। इसकी जब विशद चर्चा करेंगे तो हम उस समय देखेंगे। फिर यह भी कहा, व्यक्ति अपने शिक्षा को ग्रहण करते समय विषयों में बदलाव भी कर सकता है, रूपांतरण भी कर सकता है। वो एक विषय से दूसरे विषय की ओर भी जा सकता है। और इतना भी कहा है कि अगर कोई बीच में रुकता है तो फिर तब तक की शिक्षा उसके पास प्राप्त हो गई, फिर आगे वो इसे एक निरंतर में ला सकता है, उसे फिर कंटिन्यू कर सकता है। जो पूर्व में किया उसका भी उसे योगदान जो उसने दिया वो उसे प्राप्त होगा। जिसे क्रेडिट कहा, उसे क्रेडिट दिया जाएगा। हम राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षा के बारे में सोचें, अर्थात किस प्रकार से शिक्षा राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सके। मैंने संकेत दिया था सन 1964-66 के राष्ट्रीय आयोग, शिक्षा संबद्ध जो राष्ट्रीय आयोग था उसका प्रतिवेदन का नाम था राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी इस शिक्षा को स्थान दिया गया। हमने वो दृष्टिकोण अपने सामने रखा है, उनका कहना है। और फिर कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा भी वर्तमान नीति विस्तार में करती है। इस नीति के समक्ष क्या दृष्टिकोण रहा है, क्या विजन रहा है, उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की है। मैंने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ बिंदुओं को लिया, कुछ चर्चा की। उनमें कौन कौन से तत्व आए, क्योंकि इन्होंने विशेष रूप से कहा हमने पहले के स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी आयोग आदि बने हैं उनकी सहायता ली है। उसमें से कुछ बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान एक क्रमबद्ध रूप से ले रहा हूँ। सन 1948-49 के विश्वविद्यालय
आयोग में जो अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रश्न उठाया, अनुसंधान की दृष्टि से उसका महत्व दिया ताकि ज्ञान का निर्माण किया जा सके। 49-50 में संविधान के आधार पर जो आधारभूत मूल्य उद्देश्यों में कहे गए हैं, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन बिंदुओं को इस नीति का आधार बनाया गया। 52-53 में प्रजातांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर मिले, जिसकी विशेष चर्चा मैं बाद में करूंगा जब इसका दर्शन देखूंगा, तो वहां से इस बिंदु को भी लिया है। 56-57 में एक संस्कृत आयोग का निर्माण हुआ था। भारत के विकास के योगदान में संस्कृत की क्या भूमिका रही है, उसकी चर्चा भी यह करती है और संस्कृत के बारे में अनेक ऐसे तथ्य दिए हैं और कहा कि उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा ताकि आधुनिक जो हमारा विकास है उसमें संस्कृत अपना योगदान कर सके। संस्कृत आयोग का 4th अध्याय इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उस 4th अध्याय में क्या बातें दी गई हैं कि स्वतंत्र भारत में संस्कृत से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम संस्कृत इन द फ्री इंडिया। उस दृष्टि से वर्तमान नीति उसका भी संकेत लेती है। हालांकि उसके साथ प्राकृत और अपभ्रंश को भी उसने जोड़ा और भी उसने तमिल आदि विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं का योगदान भी उसमें लिया है। 1964-66 में राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से शिक्षा को महत्व दिया है, विज्ञान को महत्व देने का प्रश्न उठाया गया है, कार्य अनुभवों का प्रश्न उठाया गया है और उत्पादन की दृष्टि से उसका योगदान लिया है। 68 में त्रिभाषा सूत्र की चर्चा यह नीति करती है, थोड़ा भिन्नता उसमें है, उसकी चर्चा होगी। 76 में संविधान संशोधन में जो 51 अ जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य, बार बार यह नीति उन मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करती है और समवर्ती सूची की दृष्टि से पाठ्यचर्या के निर्माण के संदर्भ में क्या हमारी दिशा रहेगी, इसकी चर्चा करती है। 1985 में समाज और शिक्षा का कैसे संबंध रहे, इसे देखा गया और 1985 में ही एक राष्ट्रीय शिक्षक आयोग बना था। उसमें बीएड के पाठ्यक्रम को चतुर्वर्षीय और या फिर पंचवर्षीय करने का प्रश्न उठाया। इस नीति ने वहां से इस बिंदु के साथ जुड़ाव किया है और चतुर्वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम हमारे सामने रखा है। 1986 में न्याय, समता, तकनीकी उपयोग, केंद्रित पाठ्यक्रम, राज्य के अनुसार परिवर्तन आदि की चर्चा की है, मौलिक कर्तव्यों की भी चर्चा की है। यह शिक्षा नीति उन बिंदुओं को भी यहाँ से लेती है। सजग मानवीय समाज की ओर से 1990 का प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहा है और व्यावसायीकरण की दृष्टि से 1992 का संशोधन जो 86 की नीति का हुआ उसकी चर्चा करती है। 1992 में ही एक अन्य छोटा सा ग्रंथ आया था, मैंने बताया आपको, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। उसमें आनंददायिनी शिक्षा की चर्चा की गई है। आनंददायिनी शिक्षा का अर्थ बना बच्चा खेल खेल में सीखे, उसके बहुत से उपाय दिए गए और विशेष रूप से परीक्षा पद्धतियों में परिवर्तन का प्रश्न उठाया गया है। इस नीति ने परीक्षा पद्धति में मूल परिवर्तन का प्रश्न उठा दिया है। चर्चा बाद में होगी। पुस्तकों का निर्माण कैसे हो, पुस्तकों में चित्रों का क्या महत्व होता है। और एक बात जब कहता है कि बिना बोझ के शिक्षा, तो यहां पुस्तकों का बहुत मजेदार बिंदु उन्होंने उठाया है। केवल पुस्तकों की अधिकता ही भार नहीं बढ़ाती है, पुस्तकों की भाषा भी यदि बच्चे को समझ में नहीं आती है तो वह भी पुस्तक का भार माना जाता है। इसलिए कहा कि पुस्तकों का निर्माण बच्चों की भाषा की दृष्टि से होना चाहिए। 1993-94 में शिक्षा और जीवन से संबद्ध जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, उसमें जीवन को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, यह नीति उसका परिप्रेक्ष्य उठाती है। उसी के आधार पर शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में आता है और अधिनियम का निर्माण होता है। अधिनियम की विशेष चर्चा बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में यह नीति करती है। 1994 में ही संस्कृत संबंधी एक निर्णय आया था जिसमें संस्कृत की चर्चा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, उसका संदर्भ यह नीति उठाती है। वहां से संस्कृत पढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध हो सब स्थानों पर, यह नीति इसकी भी चर्चा करती है। 2002 में 86वां संशोधन आता है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में आता है। 21A बनता है जिसकी ओर संकेत दिया, इसकी विशेष चर्चा करती है। 2005-06 में दिव्यांगों के लिए एक अधिनियम आता है
यह नीति उनका भी संदर्भ लेती है और दिव्यांगों को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, कैसे वहां तक शिक्षा पहुंचाई जाए, इसकी चर्चा वर्तमान शिक्षा नीति बहुत स्पष्टता से करती है। और यहाँ तक कहा कि उनकी समस्याओं को कैसे तकनीकी के माध्यम से दूर किया जा सकता है, इसकी चर्चा भी यह नीति करती है। 2005 की जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी, जिसमें संरचनावाद अथवा रचनावाद अथवा सृजनात्मकता, जिसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहा गया, उसमें बच्चे को महत्व देना, कोरी स्लेट न समझना, इसे महत्व दिया गया। भाषा को महत्व दिया गया। यह नीति भाषा को महत्व देते हुए बच्चे को सृजनात्मक रचनात्मक मानते हुए उसे और कैसे रचनाशील बनाना है, इसकी चर्चा करती है। यह बिंदु वहां से यह संकेत प्राप्त करती है। शांति शिक्षा की चर्चा की गई, जो एक वैश्विक लक्ष्य है। भाषा के प्रति दृष्टिकोण का परिवर्तन हुआ है। नाटक संगीत शिल्प को महत्व देने का प्रश्न उठाया है। 2009 में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिनियम की चर्चा उठाई है, जिसके अंतर्गत बाल अधिकारों का संरक्षण का प्रश्न उठाया गया है और यह नीति उसके संदर्भ में भी बात करती है। और सच्चाई तो यह है, यह संपूर्ण परिदृश्य शिक्षण शास्त्र में परिवर्तन की आवश्यकता चाहता है। पेडागोजी जिसे हम कहते हैं, मैं यहाँ विशेष रूप से कहूँगा, शिक्षण शास्त्र शब्द, पेडागोजी केवल पद्धति शास्त्र नहीं है। इसके दो मुख्य बिंदु हैं। एक, पढ़ाते समय बच्चे की प्रकृति को समझो, बच्चे के स्वरूप को समझो और फिर विषय के स्वरूप को समझो। बात बहुत स्पष्ट हो सकती है। विज्ञान पढ़ाते हुए प्रयोग अनिवार्य है। भाषा पढ़ाते हुए चारों कौशलों का विकास अनिवार्य है। इतिहास पढ़ाते हुए समय रेखा अनिवार्य है। राजनीति अथवा नागरिक शास्त्र पढ़ाते हुए संविधान की अनिवार्यता पड़ती है। इतिहास पढ़ाते हुए जहां समय रेखा चाहिए, वहां संस्कृति का प्रश्न भी उठता है। समाज विज्ञान पढ़ाते हुए संविधान और सामाजिक बुनावट अनिवार्य है, कैसे परस्पर संबंध हैं। यानी हर विषय का अपना एक स्वरूप है। विषय के स्वरूप को समझकर, बच्चे के स्वरूप को समझकर शिक्षण पद्धति को बनाना, मुझे लगता है वह शिक्षण शास्त्र कहलाता है। यह शिक्षा नीति इसी शिक्षण शास्त्र की चर्चा करती है। धन्यवाद।